नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, ये जो करंट अफेयर्स आप यही देखते हैं, ये दरअसल आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप चाहे लेखपाल की परीक्षा देंगे, चाहे आप अभी लोअर पीसीएस का एग्जाम देंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम देंगे, आप आरओ का एग्जाम देंगे, पीसीएस का एग्जाम देंगे, यूपीएससी का एग्जाम देंगे, यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे, जो भी एग्जाम आप देंगे, सभी एग्जाम के लिए हमारा क्वेश्चन होता है। बिकॉज ऑफ इसमें मैं नॉर्मल क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन को मैं डालता हूं। तो ये आप लोग वीडियो देखिएगा, आपके हित संबंधी जो भी लोग होंगे, आपके दोस्त यार, आप उन तक ये मेरा वीडियो आप पहुंचा सकते हैं। और उनको, क्योंकि गांव में एक अंतिम पायदान पर जो बैठा व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, उस तक एक अच्छा कंटेंट जाए और उसको बेनिफिट मिले, यही मेरी जो है क्या कहते हैं चाह है आप लोगों से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने अपने स्टेटस पर लगा दीजिएगा, तो काफी हद तक लोग जान जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए बिना देरी के आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। और हमारा टारगेट यही है कि आगामी आपकी जो भी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। विगत 1.5-2 साल हो गया मुझे करंट कराते हुए। करंट की क्या इंपॉर्टेंस है और मेरा करंट अफेयर्स कितना आता है एग्जाम में, मुझे बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस आप लगातार करते रहिए, आपको एक बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बताओ भाई साहब, ये जो भारतीय फिल्म होम बाउंड है, उसको किस ऑस्कर पुरस्कार के लिए दिया गया है, नामित किया गया है। आप लोगों ने सही तरीके से आपको बताया था आपने, तो इसका एग्जैक्टली उत्तर आप लोग जो बताया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा उसका भी आप लोग उत्तर बताइएगा सही तरीके से। ठीक है, आज का पहला टॉपिक यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 दिसंबर को नई दिल्ली में नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वान विल से मुलाकात की है। तो अब पहला फैक्ट तो आप लोग यही तैयार कर लीजिएगा कि नीदरलैंड के जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है। तो इनका नाम मैंने बताया कि डेविड वान विल हैं। इनसे मुलाकात की और भारत नीदरलैंड के संबंधों पर चर्चा की गई है। कई सारे अहम मुद्दों पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी विदेश का विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर भारत की यात्रा पर आते हैं, तो उनसे, उनके द्वारा जो भी समझौते ज्ञापनों पर जो साइन किया जाता है, जो हस्ताक्षर किया जाता है, वो आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे जो है क्या होगा, दो देशों के बीच में बढ़ती एक मजबूत रक्षा साझेदारी जो होगी, इससे इसको बढ़ावा मिलेगा अपने आप में। दोनों मंत्रियों ने रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों सहित कई द्विपक्षीय सुरक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की है अपने आप, यानी कि डिफेंस सेक्टर में लेकर में जो चुनौतियां हैं उन पर बात की गई। और खासकर भारत नीदरलैंड ने इंडो पैसिफिक रीजन यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, व्याप्त जो सामरिक चुनौतियां हैं, उन सामरिक चुनौतियों से निपटने के लिए भी साझा प्रयासों पर बल दिया है कि हमें दोनों देश मिलकर के हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी मजबूती को बढ़ाएंगे और इसके सुरक्षा पर हम ध्यान देंगे। यह सबसे अहम बात है। मैंने कई बार आपको समझाया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उसका भारत के लिए क्या उपयोग है, उसके लिए क्या उसकी महत्ता है, इस पर मैंने कई बार कहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन को आप लोग क्या करिएगा, इससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं और ये बात मैंने जो बता दिया कि इंडो पैसिफिक रीजन के दोनों लोगों ने काम किया है, इस पर काम करने का जो है, सहयोग करने का और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास पर जो है लोगों ने सहमति व्यक्त की है। दोनों देश प्रौद्योगिकी सहयोग, ठीक है, सह उत्पादन यानी कि दोनों लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे, साथ में प्रोडक्शन करेंगे और प्लेटफॉर्मों एवं उपकरणों के सह विकास के लिए एक रक्षा औद्योगिक रोडमैप विकसित करके पारस्परिक लाभ के लिए चिन्हित क्षेत्रों में रक्षा सहयोग की संभावनाओं का पता लगाएंगे। यानी कि डिफेंस सेक्टर में नीदरलैंड और भारत मिलकर के आगे चल करके एक व्यापक रूप से काम करने का प्लान उन्होंने बनाया है। देखते हैं कि इस बैठक का दूरगामी असर क्या होता है। ठीक है, चलिए, अब इसी पर प्रश्न बन जाएगा आपके सामने कि भारत और नीदरलैंड किस क्षेत्र के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमत है, यानी कौन सा ऐसा फील्ड है जिस पर दोनों देश क्या करेंगे, मिलकर के काम करेंगे। यही फैक्ट आपसे क्या पूछा है, एग्जाम में पूछा है कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिस पर साझा प्रयास जो है दोनों देशों का होगा अपने आप पे। तो अटलांटिक क्षेत्र का, यूरोपीय संघ का, या हिंद महासागर क्षेत्र का, या स्वतंत्र खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए, किसके लिए दोनों लोगों ने साझा प्रयासों पर बल दिया है। आप जल्दी से इसका उत्तर बताइए। साझा प्रयास इनमें से किस क्षेत्र के लिए है? तो साझा प्रयास दरअसल ऑप्शन नंबर डी के लिए है, स्वतंत्र खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए दोनों लोगों ने सामरिक समझौतों पर क्या क्या हस्ताक्षर किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए, अभी हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार जी का क्या हुआ है, निधन हो गया है। राम सुतार कौन थे, इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, मुझे कुछ खास बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा, डेफिनेटली सुना ही होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर जो थे वो अपने आप पे कौन थे, वो राम सुतार जी ही थे। और इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा
और कई सारे मूर्तियों पर उन्होंने काम किया है और उनके इस कार्य के फलस्वरूप उनको पद्म विभूषण और भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है इनको। ठीक है, तो पद्म भूषण से सम्मानित राम सुतार का निधन 100 वर्ष की उम्र में हो गया है। राम सुतार एक असाधारण मूर्तिकार थे जिनकी निपुणता ने भारत को केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित सहित कई प्रतिष्ठित स्मारक दिए और उन्होंने कहा कि उनकी कृतियां जो है, उनकी कृतियों को भारत के इतिहास, संस्कृति और सामूहिक भावना के सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में हमेशा सराहा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उनके इन कार्यों को लेकर के गौरवान्वित महसूस करेंगे कि भाई इतने बड़े मूर्तिकार थे और ने क्या कुछ किया। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप पुरस्कारों की बात कर लूंगा मैं, तो ध्यान दीजिएगा कि सम्मान और पुरस्कार की बात करूंगा तो पद्म भूषण उनको दिया गया था 2016 में, पद्मश्री दिया गया था 1999 में और ललित कला अकादमी द्वारा सम्मान को दिया गया। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से इनको पुरस्कार भी किया गया है। अब ये दो पुरस्कार जो है आपके लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इनके बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। जब भी किसी खास व्यक्तित्व का निधन होता है तो उनके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए, तुरंत इसका उत्तर मुझे बताइए कि भी हाल ही में दरअसल राम सुतार को पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2010, 14, 16 या 18? किस वर्ष जो है राम सुतार जी जो कि एक मूर्तिकार थे उनको किस वर्ष जो है पद्म भूषण दिया गया? बताइए, तुरंत आंसर दीजिए इसका। आप एक कॉपी ले लीजिए और उस कॉपी में लिखा करिए कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया है और दूसरी कॉपी में आप अपने होमवर्क को नोट कर लिया करिए और मुख्य परीक्षा पीसीएस के जो मैं फैक्ट आपको बताया करूं या एसए के जो कुछ बताया करूं वो भी आप अलग से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिविल के अभ्यर्थी हैं, आरओ के अभ्यर्थी हैं तो। बाकी वनडे एग्जाम वाला अगर आप हैं तो आप जनरली आप क्वेश्चन को देखा करिए। 2016 आई थिंक होना चाहिए इसका राइट आंसर, मेरे हिसाब से 2016 ही होगा, सी उत्तर सही होना चाहिए इसमें। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि प्रमुख दिवस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और अब आजकल क्या हो गया कि जो एग्जाम पैटर्न जो बदल गया है तो उसमें सीधे दिवस नहीं पूछता है। जैसे वनडे एग्जाम में तो आपके सीधे दिवस पूछ लेगा, लेकिन अगर मैं आरओ और पीसीएस की बात करता हूं तो उसमें सीधे डेट अप नहीं पूछता है। वो क्या लेगा, कई सारे दिवस जो है आपके सामने लिख देगा, अलग अलग दिवस, और पूछ लेगा कि इनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि कब कब कौन कौन सा डेट आता है। तो अलग अलग अगर आपको डेट याद रहेंगे दिवसों की तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 18 दिसंबर को दरअसल हर वर्ष प्रवासी दिवस जो है मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह टॉपिक आपके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पीसीएस और यूपीएससी में मेंस में प्रश्न पूछा जाता है और मेंस के अलावा एसए में भी प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आपको इसको क्या करना है, अच्छे से रेडी करते हुए चलना है। ठीक है, तो 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, डेट आपको याद रखनी है। घोषित किसने किया इस दिवस को? इस दिवस को दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि यह दिवस विश्व में प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ती देख संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को इसे आधिकारिक रूप से क्या किया, घोषित किया था। आप जानते होंगे कि प्रवासी जो होते हैं वो कई अलग अलग कारणों की वजह से जो है जाते हैं अलग देशों में, जिनमें मुख्य कारण 2 हैं सामान्य तौर पर। अगर प्रवास हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो इसके 2 प्रमुख कारण होते हैं। एक कारण क्या होता है, युद्ध या आक्रमण आदि, युद्ध आदि। ठीक है, युद्ध, आक्रमण आदि, इससे लोग अपने को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग देशों में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं अपने आप पे। और दूसरा जो प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है, आर्थिक कारण होता है अपने आप पे। क्या आर्थिक कारण होता है? आर्थिक कारणों में लोग एक बेहतर आय के लिए, ठीक है, बेहतर आय के लिए जो है अलग अलग देशों में जा क्या करते हैं, प्रवास करते हैं और इससे नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा गिरगिटिया मजदूर सुने होंगे आपने, है ना, तो उसमें क्या था कि उसमें जब देश आजाद जो है अंग्रेज के पास जब दास प्रथा जैसी समस्या खत्म हो गई, मतलब जो ये रूल खत्म हो गया, तो उन्होंने एक अलग प्रकार का एक जो है डिजाइन किया एक मैटर कि भैया अब हम इस प्रकार की मजदूर का लेंगे, हम उनको लेंगे। तो एक तरीके से अनुबंध के आधार पर, ठीक है, अनुबंध के आधार पर मजदूरों को जो है ले जाया जाता था भारत में और उनसे जो है क्या किया जाता था, उनसे कार्य कराया जाता था। और उसके फलस्वरूप क्या होता था, इसका एक अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा, क्योंकि ये जो लोग जो बाहर गए थे, इसका एक फायदा यह हुआ कि इससे भारतीय संस्कृति परंपराओं का उत्थान भी हुआ। भाई यहां से कोई मजदूर भारत से अगर किसी देश में जाएगा काम करने, तो सिंपल सी बात है, अगर अच्छा व्यक्ति है तो वो अपनी परंपराओं को भूलेगा नहीं, वो अपनी संस्कृति की पहचान हमेशा बनाए रखेगा। इससे भारतीय संस्कृति और परंपराओं का क्या हुआ, प्रसार हुआ
और विदेशी मुद्रा भंडार भी हुआ, क्योंकि भाई पैसा भी भेजेंगे वहां से वो लोग, तो इससे कई सारी चीजें क्या हुई, अपने आप फायदेमंद भी साबित हुई अपने आप पे। लेकिन सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये अपने आप पे कई बार प्रवासन खतरा भी हो जाता है अपने आप पे, ठीक है। तो इस पर प्रश्न खूब बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। यह दिन प्रवासन की मुश्किलों पर प्रकाश डालता है। संघर्ष, जलवायु संकट, आर्थिक दबाव, सुरक्षा की तलाश लोग घर छोड़ते हैं और अक्सर खतरनाक यात्राएं करते हैं। ऐसे में यह दिन उनके योगदान का जश्न मनाता है अपने आप पे। कई सारे कारण, प्रदूषण की समस्या भी कई बार लोग छोड़ देते हैं, नहीं भैया इंडिया में बड़ा प्रदूषण हम जाएंगे, इंडिया में करप्शन हम जाएंगे। कई सारे प्रमुख कारण होते प्रवासन के, इसलिए प्रवासन पर मुख्य परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। थीम क्या है इस साल की आपकी प्रवासन दिवस की? थीम क्या है? मेरी महान कहानी। क्या? मेरी महान कहानी, संस्कृति और विकास। ये क्या इस बार की थीम है जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। और यह थीम दरअसल मानव गतिशीलता के सकारात्मक पक्ष पर जोर देती है अपने आप में, कि कैसे प्रवासन विकास को गति देता है, समाज को समृद्ध बनाता है, संस्कृतियों को जोड़ता है और समुदायों को अनुकूलन और सहयोग की शक्ति देता है। अगर प्रवासी कहीं जाते हैं तो वो वहां पर मजदूरी करते हैं, कार्य करते हैं, उस देश की भी आर्थिक वृद्धि होती है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश की भी सांस्कृतिक जो विविधता होती है उसमें क्या होता है, बढ़ोतरी होती है और अपनी परंपराएं आगे बढ़ती हैं अपने यहां पे, ठीक है। प्रवासी जो क्या करते हैं, श्रम बाजारों की कमी को पूरी करते हैं। अगर कहीं पर श्रम की आवश्यकता है, मजदूर की आवश्यकता है, तो प्रवासन के फलस्वरूप वहां पर मजदूरी जो मजदूर होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूरी होती है, यानी श्रम की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है अपने आप पे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार प्रवासी श्रम बाजारों की कमी पूरी करते हैं, इनोवेशन में सहयोग करते हैं, भाई अलग अलग प्रकार की चीजें करेंगे, और रेमेंट्स, ठीक है, से परिवारों के साथ देश को भी मजबूती देते हैं अपने आप पे। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप पे। और अक्सर जो है कई बार लोग स्वेच्छा से जाते हैं, कई बार प्रवासन करते हैं, कई बार अनैच्छिक होता है, वो स्वैच्छिक और अनैच्छिक होता है। स्वैच्छिक प्रवासन में क्या होता है, बेहतर अवसरों की तलाश के लिए दरअसल इंसान प्रवासन करता है, जबकि अनैच्छिक कारणों में कई बार युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं आदि आती हैं, इसलिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं अपने। तो स्वैच्छिक और जो है अपने आप पे अनैच्छिक दोनों कारण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं अपने आप पे, ठीक है। शरणार्थी सुरक्षा की तलाश में जाते हैं अपने आप पे, ठीक है। गिरमिटिया माफ कीजिएगा, मुंह से निकल गया था। गिरमिटिया जो होते हैं, गिरमिटिया प्रथा जो है क्या होती है अपने आप में, गिरमिटिया जैसी ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी प्रवासन का रूप लेते हैं। ये गिरमिटिया ही मजदूर थे जो कि अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था, और इसमें भारतीय मजदूरों को जो है कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर किसी अन्य देश में ले जाता था और उसे मजदूरी कराई जाती थी। और इसी गिरमिटिया जो है प्रथा की वजह से ही भारतीय संस्कृति और परंपराओं का क्या हुआ, विस्तार हुआ था। आज भी गिरमिटिया लोग जो बाहर गए थे वो अपने देश में वापस नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रसार वहां पर कर रहे हैं अपने आप पे। तो इससे एक बड़ा बेनिफिट होता है अपने आप में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, भारत के संदर्भ में प्रवासी समुदाय का योगदान शानदार रहा है। विश्व का सबसे बड़ा डायस्पोरा भारत का है अपने आप पे। अनुमानित 2 करोड़ से अधिक प्रवासी हैं अपने आप पे, जो भारत के लोग अलग अलग देशों में जो है क्या हुए हैं, छाए हुए हैं, और न सिर्फ वो उस पर्टिकुलर देश की आर्थिक वृद्धि में सहयोग कर रहे हैं, बल्कि भारत के लिए भी आर्थिक विकास में क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जो है डायस्पोरा जो है अपने इंडिया का है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ी बात है अपने आप पे, ठीक है। और इन प्रवासियों को हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक अनिवासी भारतीय, एनआरआई इसको बोलते हैं, यानी वे भारतीय नागरिक जो विदेश में रहते हैं, ठीक है। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, यानी वे भारतीय जो विदेशी नागरिकता ले चुके हैं। और तीसरा है स्टेटलेस पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। ये 3 प्रकार के लोग होते हैं, 1, ठीक है, 2 और अपने आप में ये क्या कहते हैं, तीसरा, ठीक है। भारतीय प्रवासन का इतिहास प्राचीन व्यापार से शुरू होकर के औपनिवेशिक गिरमिटिया प्रथा तक फैला हुआ है, जिसने मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद आदि में भारतीय समुदाय बसाए। आज खाड़ी देशों में 40 लाख से अधिक भारतीय हैं। रेमिनेंट्स भारत की अर्थव्यवस्था की क्या है, मजबूत रेखा है अपने यहाँ पे। इसलिए प्रवासन भारत के लिए क्या होता है, मजबूत जो है इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों की भूमिका को विशेष प्राथमिकता दी है और अलग अलग तरीकों से इनकी हेल्प की है। भारत सरकार ने 1990 के दशक से प्रवासी भारतीयों की भूमिका को विशेष प्राथमिकता दी है, क्योंकि यह पैसा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाता है और परिवारों की मदद करता है और विकास में योगदान देता है। तो ये सारी बातें आप यहां पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप एग्जाम पूछ ले कि प्रवासियों के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, ठीक। चलिए अब इसी टॉपिक पर आपके मेंस में कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो मैंने संभावित प्रश्नों को यहां पर डाल दिया है। आप इनके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न कैसे बन सकते हैं। भारत के नंबर 1 क्वेश्चन, भारत के प्रवासी समुदाय
की भूमिका का मूल्यांकन करते हुए बताइए कि रेमिटेंस भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करता है। अपने आप पे बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप पे। दूसरा क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों को दी जा रही प्राथमिकता के कारणों और प्रभावों का प्रकाश डालिए। तीसरा, भारत के प्रवासी समुदाय की भूमिका का मूल्यांकन करते हुए बताइए कि रेमिटेंस भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करता है। ठीक है, अच्छा 2 बार हो गया ये प्रश्न, कोई बात नहीं, चलो। गिरमिटिया प्रथा क्या थी, इसका भारतीय प्रवासन पर क्या प्रभाव पड़ा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। चलिए आप बताइए, अब इसी पर प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस को आधिकारिक रूप से किस संस्था ने घोषित किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनेस्को ने, या फिर विश्व बैंक ने। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि इस दिवस को किसी ने घोषित किया था। बहुत आसान सा प्रश्न है, बताइए क्या हो जाएगा उत्तर इसका? इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या? संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। भारतीय नौसेना के बेड़े में अत्याधुनिक MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की एक नई स्क्वाड्रन शामिल की गई है, और ये जो हेलीकॉप्टर है अपने आप में अत्याधुनिक जो है तकनीकों से लैस हैं और भारत की सुरक्षा में अपने आप को मजबूत प्रहरी के रूप में जो क्या करेंगे, ये उभारेंगे अपने आप पे। इसलिए भारत की शक्ति क्या होगी और बढ़ रही है। ठीक है, अत्याधुनिक MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAAS 335 को बुधवार को अभी यानी कि अभी परसों नरसों जो है हमारे सेना में शामिल कर लिया गया है। INS हंसा गोवा में औपचारिक रूप से इसकी कमीशनिंग की गई है अपने आप पे। ठीक है, नौसेना के ये हेलीकॉप्टर सामने आने वाली अन्य समुद्री चुनौतियों का सामना करने के लिए भी जबरदस्त क्षमता रखते हैं, यानी कि सी सिक्योरिटी में भी अपना रोल प्ले करेंगे। आधुनिक क्षमताओं से लैस MH-60R हेलीकॉप्टर को विश्व के सबसे उन्नत नौसैनिक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। इसमें लगे आधुनिक हथियार, उन्नत सेंसर और अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम इसे एक बहुउद्देशीय और अत्यंत सक्षम प्लेटफॉर्म बनाते हैं, यानी कि अलग अलग जो है चीजों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है अपने आप पे, और इससे जो है निश्चित तौर पर एक बड़ा जो कदम साबित होगा अपने आप पे। पश्चिमी तट पर MH-60R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर की यह पहली ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है। नौसेना में इसका शामिल होना नौसेना की क्षमता वृद्धि में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा अपने आप पे। ठीक है, चलिए। इसके अलावा 2025 में दरअसल फ्लीट एयर आर्म की स्थापना को 75 साल पूरे हो जाएंगे, जिसने नौसैनिक उड्डयन को नई ऊंचाइयां MH-60R ने ऑपरेशन सिंदूर, ट्रॉपेक्स 25 त्रिसेवा अभ्यास 2025 में अपनी क्षमता सिद्ध की है। INS 335 ऑस्प्रे पहले दिन से ही फ्लीट के साथ तैनाती के लिए क्या है, पूर्णतः तैयार है अपने आप पे। तो ये कई सारी चीजें हैं जो इसकी इस विश्वसनीयता को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं, और नौसेना की सामरिक क्षमता को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी पॉइंट आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसकी क्षमताओं के बारे में जानकारी आपको दी गई है। ये अपने आप में पनडुब्बी रोधी युद्ध सतह युद्ध निगरानी एवं टोही एवं खोज बचाव अभियानों में उल्लेखनीय रूप से काम करेगा। ठीक है, चलिए। INS 335 यानी कि 335 स्क्वाड्रन का उपनाम निकनेम क्या है? ईगल, फॉल्कन, ऑस्प्रे या फिर हॉक? अभी जस्ट हमने बताया आपको, क्या होगा बताओ? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है जनजेट पोस्ट ऑफिस। ये अभी चर्चाओं में है। तो दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह में, ठीक है, भारतीय डाक विभाग ने जम्मू और कश्मीर में अपनी सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। जम्मू और कश्मीर का पहला जनजेट पोस्ट ऑफिस दरअसल 17 दिसंबर 2025 को एम्स विजयपुर परिसर में उद्घाटित किया गया है। तो यह पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि इसका जो है निर्माण, मतलब इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है। ठीक है, यह डाकघर दरअसल विशेष रूप से युवा पीढ़ी, जिसको जनजेट बोलते हैं, की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आधुनिक एवियंस और डिजिटल सुविधाएं क्या है, शामिल हैं। तो ये इतना फैक्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कब इसका उद्घाटन किया गया, कहां पर किया गया, किस जगह पर, और कौन सा एरिया रहा है अपने आप में। ठीक है, चलिए। और दरअसल यह एक राष्ट्रीय उपलब्धि है अपने आप पे, क्योंकि एम्स विजयपुर भारत का पहला एम्स बन गया है जिसके पास परिसर में अपना जनजेट पोस्ट ऑफिस है। यह पहल डाक विभाग के परिसर आधारित डाकघरों को आधुनिक तकनीकी सक्षम केंद्रों में बदलने के अभियान का क्या है, अपने आप एक हिस्सा है।
तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है, क्योंकि नई चीजें जब होती है ना तो वो अपने आप पे पूछा, और खासकर जम्मू कश्मीर का एरिया है अपने आप पे, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कोई भी अगर ऐसा प्रयास किया जाता है तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अब आप बताइए, जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2025 में उद्घाटित पहले जनजेट पोस्ट ऑफिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, नंबर 1 कथन, जम्मू और कश्मीर का पहला जनजेट पोस्ट ऑफिस सांबा जिले स्थित एम्स विजयपुर परिसर में खोला गया है। दूसरा, इस पहल के साथ एम्स विजयपुर इस प्रकार की आधुनिक डाक सुविधा की मेजबानी करने वाला भारत का पहला एम्स बन गया है। ठीक है, इस डाकघर का उद्घाटन केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा नई दिल्ली में वर्चुअली किया गया था। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 1 और 2 होगा, केवल 2 और 3 होगा, केवल 1 और 3 होगा, या 1, 2 और 3 होगा, क्या होगा मुझे बताइए आप लोग जल्दी से, इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बॉस, है ना। 1 और 2 होगा क्या 3 होगा, क्या होगा, 1 और 2 होगा शायद, क्या होगा, बिल्कुल 1 और 2 ही होगा, ये नहीं होगा अपने आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। अभी आप जानते होंगे पीएम मोदी 3 देशों की अलग अलग यात्राओं पे थे, ओमान के साथ में कई सारे हस्ताक्षर किए गए हैं, और 18 दिसंबर 2025 को भारत और ओमान ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक सीईपीए पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता पीएम मोदी की ओमान यात्रा का क्या था, मुख्य आकर्षण था। अभी आप 3 देश की यात्रा पर हैं, मैंने आपको बताया था। दरअसल यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी जीत है। ओमान ने अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर भारतीय सामानों के लिए सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यह मूल्य के हिसाब से ओमान को होने वाले भारत के 99.38 निर्यात को कवर करता है। इससे कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। पहले 5% शुल्क का सामना हम इस पर करते थे अपने आप पे, तो ये बड़ी जीत है अपने आप में। और इसमें कई सारी चीजें पर और काम किया गया है। इसने जो है मोड 4 के तहत भारतीय कंपनियों के लिए इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज, ठीक है, का कोटा 20% से बढ़ा करके 50% कर दिया है। ठीक है, यानी इसके अलावा संविदात्मक सेवा आपूर्तिकर्ताओं, ठीक है, के लिए ठहरने की अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया है। तो यानी कि कई सारे चीजों पर इस पर में जो है काम किया गया है। भारत ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। अपने संवेदनशील घरेलू उद्योगों और कृषि हितों की रक्षा के लिए भारत ने डेयरी उत्पाद, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू और सोना चांदी जैसी वस्तुओं को बहिष्करण सूची में रखा है। इसका अर्थ है कि ओमान से आने वाली इन वस्तुओं पर आयात शुल्क कम नहीं किया जाएगा अपने यहाँ पे। ये एक संतुलित कार्य किया अपने यहाँ, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को भी क्या करना है, मजबूत करना है। ठीक है, तो बड़े संतुलित तरीके से ओमान के साथ में समझौते किए गए हैं, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि हो अपने आप और हमारे प्रोडक्ट पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़ने पाए। ठीक है ना, चलिए अब आप बताइए प्रश्न। अब इसको आप पढ़िए, फिर मुझे इसके आंसर बताइए आप लोग कि क्या हो जाएगा इसका उत्तर। ध्यान दीजिएगा कि जो भी प्रमुख रक्षा समझौते, व्यापारिक समझौते अलग देशों के साथ में होते हैं, ठीक है, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कई बार क्या होता है ना कि किसी देश की यात्रा पर अगर पीएम या राष्ट्रपति गए हैं तो आप लोग उसको पढ़ते नहीं अच्छे से, छोड़ देते हैं। उसको डिटेल से पढ़ा करिए। मैं कई बार कहता हूं कि पीआईबी और एआर न्यूज, डीडी न्यूज की वेबसाइट को खंगाला करिए, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई होती है। लेकिन आप दिक्कत क्या होता है कि आप पढ़ते नहीं है ना, ये समस्या है आपके साथ में। इसको ध्यान दिया करिए आप लोग प्लीज। बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। मैं पढ़ूंगा नहीं, आप बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर से क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। खुद से पढ़ेंगे ना तो चीज ज्यादा समझ में आती है। देखो डी, 1, 2 और 3 कथन इसमें क्या है, सही है। तीनों ही कथन दिए गए हैं इसमें। ठीक है, ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं एक एक करके। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, ये अभी चर्चा में रहा है, और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बड़ी चिंताजनक बात आप सामने आई है। भारत में दरअसल डोपिंग के मामले विश्व में सबसे ज्यादा हैं, और यह भारत की खेल प्रतिस्पर्धा को पर क्वेश्चन मार्क लगाने का कार्य करता है। चूंकि 2036 में संभवतः जो है मेजबानी करेगा ओलंपिक्स की। ठीक है, और ऐसे में जो डोपिंग के इतने जो बड़े केसेस जो आ रहे हैं, ये भारत की छवि को क्या करते हैं, धूमिल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि डोपिंग पर प्रश्न आप एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और डोपिंग के लिए हालांकि सरकार ने व्यापक स्तर पर कार्य किए हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या हो रहा है कि डोपिंग को लेकर के अभी भी चीजें मजबूत हो नहीं पाई। और चूंकि 36 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा भारत, ऐसे में इतने बड़े स्तर पर
जो है डोपिंग के मामले निकलना अपने आप में भारत की खेल प्रतिस्पर्धाओं पर, भारत के जो है गेम्स पर जो है क्या कर रहा है अपने आप पे, गेम्स पर या उनके खिलाड़ियों पर क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है अपने आप में। ये चिंताजनक बात है, इस पर सरकार को और व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है अपने आप में। भारत को लगातार तीसरे वर्ष 2022, 2023, 2024 के आंकड़ों के लिए दुनिया के सबसे खराब डोपिंग अपराधी के रूप में स्थान दिया गया है। यह रैंकिंग भारत की 2036 की मेजबानी की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी कमी जो है इसकी मानी जा रही है अपने आप में। यह एक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया, वाडा की रिपोर्ट अभी आई हुई है। रिपोर्ट के अनुसार दरअसल राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा द्वारा एकत्र किए गए 7,113 ठीक है नमूनों में से 260 एथलीट पॉजिटिव पाए गए अपने आप में। यह संख्या दुनिया के किसी भी अन्य देश से क्या अधिक है, यानी कि इतने लोगों ने डोपिंग का इस्तेमाल किया, अपने डोपिंग तकनीक को अपनाया। तुलनात्मक रूप से फ्रांस दूसरे 91 मामले और इटली तीसरे यानी कि 85 मामले में के स्थान पर है। अमेरिका और रूस 76 मामलों के साथ में चौथे स्थान पर है। भारत की पॉजिटिविटी दर 3.6% रही है, जो प्रमुख देशों से में सबसे अधिक रही है अपने आप में। ठीक है, खेलों के मामले में एथलेटिक्स सबसे अधिक प्रभावित खेल रहा है अपने आप में, जिसमें सर्वाधिक 76 मामले दर्ज किए गए। एथलेटिक्स के खिलाड़ी जो है इसका प्रयोग खूब कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद भारोत्तोलन में 43 मामले और कुश्ती में 29 मामले। इन खेलों में डोपिंग के मामले निकलने का रीजन क्या है कि इसमें ये बहुत एनर्जेटिक गेम होते हैं, इसमें एनर्जी की खूब आवश्यकता होती है और लोग डोपिंग का सहारा लेते हैं अपने आप में। डोपिंग क्या होती है मैंने कई बार आपको बताया है, जरा कमेंट करके आप लोग बताएं कि डोपिंग क्या होता है। और डोपिंग पर आप लोग के एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसके आंसर मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाएगा इसके ऊपर प्रश्न। चलिए बताइए, दिसंबर 2025 में जारी विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा की वार्षिक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत लगातार तीसरे वर्ष डोपिंग उल्लंघन के मामले में दुनिया में 80 स्थान पर है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारतीय एथलीटों के 260 नमूने पॉजिटिव पाए गए, जो दुनिया में सर्वाधिक हैं। खेलों के हिसाब से भारत में भारोत्तोलन में सबसे अधिक डोपिंग के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद एथलेटिक्स है। लेकिन मुझे लगता है कि एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा है, तो ये शायद कथन रॉन्ग होगा। क्या होगा इसका उत्तर? ए होगा। केवल 1 और 2 है, क्योंकि एथलेटिक्स में ज्यादा है, इसमें कम है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और ए से हो जाएगा और ये से हो जाएगा, 1 और 2 से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, डोपिंग पर आप टास्क नोट कर लीजिए कि आपको डोपिंग पर मैटर रेडी करना है। टास्क आपको नोट करिए, टास्क है आपका डोपिंग क्या होती है। ठीक है, डोपिंग पर मुख्य परीक्षा में प्रश्न आपके आता है, इसलिए इसको रेडी कर लीजिएगा। और हाल फिलहाल में डोपिंग के लिए सरकार ने कौन से एप्लीकेशंस या कौन सी नीतियां अपनाई हैं, इसको भी आप लोग बताइएगा। और ये सब टॉपिक मैंने पहले करा रखा है, ऐसा नहीं कि नया मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, अब आप नहीं देखते होंगे तो मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए। 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता अभी इससे चर्चाओं में रही है। तो दिसंबर 2025 के मध्य में 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में भारत के शीर्ष निशानेबाजों ने अपना दबदबा दिखाया है। डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल फाइनल में 36 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है अपने आप में। उन्होंने कर्नाटक के दिव्या को हरा करके यह खिताब अपने आप में हासिल कर लिया है। ठीक है, जूनियर वर्ग की बात करें तो सिमरनप्रीत कौर ने जूनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स में पिस्टल का खिताब जीता। उनका प्रदर्शन असाधारण था, उन्होंने फाइनल में 39 का स्कोर किया, जो मनु भाकर के सीनियर वर्ग के विजयी स्कोर से भी अधिक था अपने आप में। तो ये बात ध्यान रखिएगा अपने आप पे। और चैंपियनशिप अलग अलग स्थानों पर आयोजित की गई है। पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाएं नई दिल्ली के डॉक्टर करुणा सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की गई, जबकि राइफल स्पर्धाएं भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई हैं अपने आप पे। ठीक है, तो कई बार खेलों पर प्रश्न इस प्रकार के पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए टीम स्पर्धा, ये कुछ पॉइंट है, इसको देख सकते हैं एक बार। ठीक है, टीम स्पर्धा में महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टीम स्पर्धा में महाराष्ट्र ने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष स्पर्धा की अगर बात करेंगे तो इसी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या किया बराबर कर लिया। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट आते हैं। और अब आप बताइए कि इसमें से क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर सही। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में आते हैं पीसीएस वगैरह में, आरओ में। और यूजीसी नेट का अगर आप एग्जाम देते होंगे तो नेट वाले एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न अक्सर खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस आपकी जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। अब आप लोग प्रश्न पढ़ो और बताओ कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। नींद क्या हो जाएगी ना अभी, अब नींद में आ जाते हो कई बार, अरे सर, अरे नींद आ गई सर, क्या करें।
कॉफी बना लिया करो या चाय बना लिया करो। वैसे कॉफी से बेहतर चाय है। कॉफी जो बनती है ना भाई साहब, बड़े खतरनाक तरीके से बनती है। कभी सर्च कीजिएगा कि कॉफी बनती कैसे है। अगर आपने कॉफी बनाने की सही प्रोसेस, अच्छी क्वालिटी कॉफी अगर बनाने की आपने प्रोसेस अगर आपने पढ़ ली, तो आप कभी कॉफी को टच नहीं करेंगे। बहुत खतरनाक तरीके से कॉफी बनाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चाय फिर भी ठीक है, कॉफी बहुत गंदे तरीके से बनाई जाती है। अच्छा, सर्च कीजिएगा कॉफी कैसे बनती है, ठीक है। और फिर मुझे कल कमेंट कीजिएगा, सर आप कॉफी पिएंगे कि नहीं पिएंगे, ठीक है, बताइएगा मुझे। चलिए आइए, बच्चों को जो आप लोग किंडर जॉय खिलाते हो ना, किंडर जॉय भी खतरनाक होता है भाई साहब। एक हमारे यहाँ पे बाबू है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, उसने बोला मैं मुझे लगा शायद मैं दीदी का बच्ची थी एक, तो उसने कहा कि मामा जी ऐसा है, मेरे को ना किंडर जॉय खाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। तो पहली बार मुझे याद है कि 2000 शायद 11-12 की बात होगी, 12 की बात होगी। मैंने कहा ठीक है, किंडर जॉय ले आऊंगा। मैं शॉप पे गया, मैंने कुछ कुरकुरे, चॉकलेट्स और बाकी सारे सामान ली, और मैंने कहा कि भाई एक काम करो, मैंने पॉकेट में 200 या 300 रुपए ले रखा था, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा शॉपकीपर से, मैंने कहा 20 किंडर जॉय, मैंने कहा किंडर जॉय है? बोले हाँ है भैया। मैंने कहा 20 किंडर जॉय पैक कर दो। उसने 20 किंडर जॉय, मैंने तो ऐसे देखा, बोला ठीक है सर हम पैक कर देंगे। अब जो है उसने क्या कहते हैं 20 किंडर जॉय और बाकी कुरकुरे जो भी किया, अब रेट बना दिया, उसने लिस्ट दे दी मेरे सामने। तो मैंने कहा यार इतना पैसा, मैंने कहा अंकल जी मैंने किंडर जॉय चॉकलेट्स लिए है? बोले हाँ। तो मैंने कहा कितना रेट हो गया? उसने बताया कि एक किंडर जॉय का रेट कितना है, 40 रुपया है, और मैंने 20 किंडर जॉय पैक कराए थे। मैंने कहा इतना छुटकू सा, और ये 40 रुपए का, हालांकि अब तो 50 रुपए बिकता है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई, और ले गया था मैं 200 रुपया। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा बताओ यार इतना छुटकू सा सामान इतना महंगा है। तो मैंने घर गया, मैंने कहा भाई अब मुझे बता के रेट भेजना खाने पीने का सामान कि कितने का है। बड़ी कई बार ना धोखे में फंस जाते हैं आप लोग। और किंडर जॉय में इतना सा सामान होता है, एक खिलौना होता है, बच्चे स्पून से खाएंगे, पता नहीं क्या टेस्ट उनको लग जाएगा, बड़ा हार्मफुल है, ठीक है। किंडर जॉय वैसे नहीं देना चाहिए बच्चों को, ठीक है। अब तो मैं नहीं खरीदता हूं। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। किंडर जॉय चॉकलेट सब बहुत हार्मफुल हैं बच्चों के लिए खासकर, ठीक है। इसका उत्तर हो डी हो जाएगा, यानी कि तीनों क्वेश्चन इसमें क्या है आपके एग्जैक्टली सही है भाई साहब, ठीक है। चलिए अब आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस स्थान पर स्थित है? गांधीनगर, केवड़िया, अहमदाबाद, वडोदरा। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका भी उत्तर अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आपके लिए क्या दिक्कत वाली बात है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा, आज आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक अस्थिरता के संदर्भ में भविष्य में प्रवासन की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका उत्तर लिखना चाहते हैं या कोई भी समस्या आपको स्टडी में होती है, निसंकोच होकर के आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860, ठीक है, 4409-201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो आप कर सकते हैं। आप जो है यहां पर आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई को लेकर के, कोई अन्य प्रॉब्लम है वो भी शेयर कर सकते हैं। और डिकोड एग्जाम पर जो भी कोर्स चल रहे हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का बैच चल रहा है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का बैच हमारा आरओ का चल रहा है, पीसीएस का जो आरओ होता है उसका बैच चल रहा है, पीसीएस का बैच अलग से न्यू चल रहा है, लोअर का बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, लेखपाल का बैच स्टार्ट होने वाला है। ये सारे कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। अब कल हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि बताओ भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये सारी विशेषताएं लिखी गई हैं। शास्त्रीय आधार, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मूल आधार नाट्य शास्त्र भरत मुनि है। इसमें आंगिक, वाचिक और आहार्य और सात्विक अभिनय के सिद्धांतों का पालन किया जाता है इसमें, ठीक है। भाव, रस और अभिनव, शास्त्रीय नृत्य में 9 रसों, जिसमें 9 रस आप कहते हैं कि अभिव्यक्ति का प्रमुख की अभिव्यक्ति होती है। इसमें भाव की अभिव्यक्ति अभिनय के माध्यम से की जाती है, जिसमें मुख, नेत्र, हस्त और शरीर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हस्त मुद्राओं का प्रयोग होता है इसमें, यानी कि नृत्य में भावों, कथाओं और विचारों को व्यक्त करने हेतु हस्त मुद्राओं का व्यवस्थित प्रयोग इसमें किया जाता है। ये मुद्राएं शास्त्रों में क्या है, जो है निर्धारित है अपने आप में। ताल और लय का महत्व होता है इसमें। शुद्ध नृत्य और अभिनय नृत्य होता है अपने आप पे। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में नृत्य, शुद्ध नृत्य, नृत्य, भावयुक्त नृत्य, नाट्य, नाटकीय प्रस्तुति और तीनों का समन्वय इसमें पाया जाता है। पारंपरिक वेशभूषा और श्रृंगार इसमें किया जाता है। आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती है इसमें अपने आप में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमने आपको बताया है। गुरु शिष्य परंपराएं इसमें देखी जाती हैं अपने आप में, और कथा और पौराणिक विषय इसमें शामिल होते हैं अपने आप में। तो ये अपने आप में बड़ा अच्छा है, यानी कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि भाव
सौंदर्य, साधना और संस्कृति का समन्वित रूप है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान को सजीव बनाता है। अपने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में मेंस में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। उत्तर नहीं लिखा होगा तो लिखने का प्रयास इसमें जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। बाकी पीसीएस का हमारा जो बैच चलता है आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पीसीएस में आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, आपको नोट्स प्रॉपर, पीवाईक्यूज आपके, टेस्ट सीरीज मेंस की प्री की सब कुछ कराया जाएगा और बड़े स्तर की इसमें एक तैयारी आपको कराई जाएगी। इस एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो ये आप कोर्स हमारा ले सकते हैं। इसके लिए पीसीएस लिख करके आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना होगा। पीसीएस का बैच लेना है, आरओ का बैच लेना है, लेखपाल का बैच लेना है, लोअर पीसीएस का बैच लेना है, आरओ 2026 की तैयारी करनी है, कोई बैच अगर आपको लेना है उस बैच का नाम लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देना होगा। ठीक है, तो ये होगा छोटा सा आपके लिए इंफॉर्मेशन। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। ठंडक बहुत है भाई साहब, ठीक है, ठंडक बहुत है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप बचे रहिए, ज्यादा बाहर इधर उधर मत जाइए, घर पे रजाई में बैठिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग एक नई क्लास के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।